हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हमारी ये मिडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 31, जिसमें हम अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहली पार्ट ख़त्म नहीं हुआ था, ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे अकबर किस तरह से उनकी सेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह की गवर्नमेंट चला रहे थे, किस तरह की सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नेंस वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, और उनकी डेली शेड्यूल किस तरह की थी, प्रोविंसेस में किस तरह की गवर्नमेंट चले आ रहे थे, कौन कौन डिपार्टमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और कौन सी नोवेल वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले रहे थे। उस तरह की हर एक चीज़ हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे उनकी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रही थी, किस तरह से गवर्नेंस वो चला रहे थे अपने एरिया में। पहले हम बात करेंगे उनकी लोकल गवर्नमेंट किस तरह से थी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में उन्होंने ज़्यादातर कुछ भी चेंजेस नहीं किया हुआ था, क्योंकि उनको जो प्रागण था और सरकार था, इसके बारे में हम कहाँ पे पढ़े थे। सूर एम्पायर ने ये सब को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, तो उनको नहीं लगा कि इससे कुछ बदलना ज़रूरी है या फिर इसमें कुछ रिफॉर्म ज़रूरी है। जो भी था बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था, जिसके वजह से लोकल गवर्नमेंट में उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया हुआ था। फिर चीफ ऑफिसर ऑफ सरकार, जो सरकार में जितने सारे प्रांगण को मिलाकर सरकार होता है, उसमें कुछ ऑफिसर्स वगैरह थे, चीफ ऑफिसर्स, जिनको बोला जाता था फौजदार, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के चार्जेस में रखे हुए थे। फिर अमल गुजर, जिनको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के दायित्व दिया गया था। ठीक है, और ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो कर रहे थे, उनको काफ़ी टाइम उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहा था, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे उनके पास डाटा सफिशिएंट रहना ज़रूरी है। वो टाइम टू टाइम असेसमेंट करना ज़रूरी है, लोग ठीक से पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं, लोग ठीक से जो भी लैंड में उगा रहे हैं क्रॉप ठीक ठाक डाटा दे रहे हैं कि नहीं, होल्डिंग्स ठीक ठाक से है कि नहीं जितना मेंशन हुआ है। ये सब के बारे में टाइम टू टाइम डाटा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था, जिसके वजह से अमल गुजर, पर्टिकुलरली हम आगे देखेंगे, जो मुग़ल साम्राज्य में जो रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, उनके ऊपर काफ़ी दायित्व होते थे और वो बहुत ही पावरफुल होते थे, क्योंकि पैसा होगा तो सब कुछ आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अगर पैसा नहीं होगा तो कहीं न कहीं आप इतने पावरफुल नहीं रहोगे। इसीलिए जिसके पास, कहते हैं ना, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो बहुत पावरफुल है। तो इसी वजह से ये ऑफिसर थोड़ा ज़्यादा अहमियत रखते थे। फिर डिवीज़न ऑफ एम्पायर टेरिटोरीज़, जितने बड़े उनके एम्पायर होती थी, इतने बड़े टेरिटोरी को एक रूलर अपने आप, जैसे सूर एम्पायर में शेरशाह सूरी थे, अपने आप सब कुछ हाथ में लेके हुए बैठे हुए थे। उस तरह से अकबर बिल्कुल नहीं थे। वो सबको काम बाँट कर सबको अपने अपने जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए इनकरेज कर रहे थे। तो उन्होंने अपने एम्पायर को डिवाइड किया था 3 तरह की लैंड से। एक होता है जागीर लैंड, जिस लैंड को उन्होंने अलॉट किया हुआ था उनके जितने सारे नोबल्स हैं, या फिर रॉयल फैमिली में जितने सारे मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग क्वींस। क्वीन की रिलेटिव हो गया, क्वींस की जितने सारे क्वीन भी हो गए, या फिर अकबर की जितने सारे नोबल्स और रिलेटिव्स हो गए, उनके लिए जो लैंड ग्रांट किया जा रहा था उसको बोला जा रहा था जागीर। फिर सेकंड आया खालिसा। खालिसा ये वो लैंड है जिस लैंड में, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये खालिसा विलेज जो हुआ था, वो उस लैंड से जो भी इनकम आ रहा था, उस इनकम कहीं पे भी और डाइवर्ट ना होके डायरेक्ट रॉयल एक्सचेकर में जाता था, जहाँ से रॉयल जो एम्पेरर होते थे, एम्पेरर की जितने सारे मेंटेनेंस होती थी, उनकी आर्मी, उनकी खाना, उनकी ड्रेस, उनकी जितने सारे जो घर है, हाउस है, जो राज परिवार है, उसका देखभाल करना, वो सब खालिसा लैंड से ही होते हुए जाता था। ठीक है, खालिसा लैंड से जो इनकम आती थी वो डायरेक्टली वहाँ से जाता था। फिर इनाम, इनाम एक तरह की लैंड है जिस लैंड को अपने कोर्ट में, मतलब अकबर अपने कोर्ट में जितने सारे, अपने एम्पायर में जितने सारे रिलीजियस मैन होते थे या फिर ज्ञानी इंसान होते थे, लॉर्ड मैन जिसको बोलते हैं, उनको वो इनाम लैंड को ग्रांट किया जाता था, ताकि वहाँ पे वो कल्टीवेट करके अपने गुजारा कर सकें। ठीक है, इसी तरह से अपने एम्पायर को वो डिवाइड करते हुए अपने लैंड को डिवाइड करके रखा हुआ था। ठीक है,
उनकी लैंड में जो टेरिटोरी में जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें और भी थोड़ा कुछ मतलब कैटेगराइज हो रहा था और कुछ प्रोविजंस थे उसमें, जैसे कि जो ऑटोनोमस राजा थे, जितने सारे ऑटोनोमस राजा मतलब इंडिपेंडेंट राजा थे जिनके काम जो अपने राज्य में काम करने के लिए रूलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते थे, उस तरह की जो राजा होते थे उनको उनके एरिया में ट्रेडिशनल लैंड मतलब वी आर लेफ्ट टू कंटिन्यू द ट्रेडिशनल लैंड, मतलब उस लैंड के ऊपर अकबर ने कोई भी तरह रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाया था। और रेवेन्यू सिस्टम भी एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द टेरिटोरीज, मतलब देखिए हमारे इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोकेलिटीज़ थी जहाँ पे ट्राइबल चीफ्स बिलोंग करते थे, ट्राइबल चीफ्स उस सब जगह को राजूती करते थे। तो उन्होंने उस तरह की जो राजा होते थे, उस तरह की जो ट्राइबल चीफ्स होते थे, उनके लिए कुछ मतलब उनके लिए कुछ उन्होंने रिफ़ॉर्म नहीं लाया था। रिफ़ॉर्म मतलब नहीं, उनके जो रॉयल क्या कहते हैं उसको, जितने सारे इम्पीरियल सिस्टम होते हैं, रॉयल सिस्टम होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने लागू नहीं किया था। उन्होंने छोड़ दिया था कि आप इंडिपेंडेंटली जिस तरह से आपके एरिया में आपको जैसा सूटेबल लगे उस तरह से आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम यूज़ कीजिए, उस तरह की आप लैंड होल्डिंग्स भी यूज़ कीजिए। लेकिन काफ़ी बार वो एनकरेज करते थे कि आप थोड़ी देर के लिए ही सही ट्राई करके देखिए कि एम्पेरल सिस्टम आपके एरिया में लागू करके देखिए आपका क्या फ़ायदा होता है। तो वो एनकरेज करते रहते थे। तो ये एक प्रोविजंस होता था उनके एरिया में। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने क्या किया, जो इनलम लैंड था, इनम लैंड्स, जिन लैंड को उन्होंने रिलीजियस लोगों के लिए रखा था, उनको ग्रांट दे रहे थे, उनको उन्होंने सेपरेट कर दिया जागीर एंड खालिसा लैंड से। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को 6 सर्कल में डिवाइड कर दिया फॉर द ग्रांट्स ऑफ इनाम लैंड्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनाम लैंड एक था जिस जो लैंड को वो ग्रांट दे रहे थे लैंड मैन को, रिलीजियस मैन को। तो काफ़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो एम्पायर था, एम्पायर को 6 सर्कल में डिवाइड किया ताकि इनाम लैंड, किस तरह की इनाम लैंड किस तरह के इंसान के पास जाए, इस सारी चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है। मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर इनाम लैंड की पॉलिसी क्या था, उन्होंने 2 फीचर्स इंट्रोड्यूस किया इनाम लैंड के लिए। पहले तो ये है, ही मेड ए डेलिबरेट पार्ट ऑफ हिज पॉलिसी टू ग्रांट इनाम लैंड्स टू ऑल पर्सन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ। तो पहले इन्होंने ये कहा कि जो भी इंसान है इनाम लैंड उसको ग्रांट दिया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जाएगा। जो भी रिलीजियस फेथ बिलीफ कैरी करता है, कुछ भी कैरी करता है लेकिन लर्नड मैन है, उसको ये ऑल पर्सन को ये ग्रांट दिया जाएगा। सनद्स ऑफ ग्रांट टू वेरियस हिंदू मठ्स स्टिल प्रिजर्व्ड। उन्होंने इनलैम लैंड के एक लैंड था जिसको सनद कहा जाता है, जो हिंदू मठ को हिंदू हिंदू के जितने सारे मठ वगैरह होते हैं उनको उन्होंने ग्रांट दिया था, उनको सनद कहा जाता था। उस तरह की उन्होंने दिया था। एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है सनद जो कि हिंदू मठ को दिया जाता था। फिर सेकेंड फीचर्स ये था इनाम लैंड की, ही मेड इट ए रूल दैट हाफ ऑफ द इनाम लैंड शुड कंसिस्ट ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड। जितने सारे इनाम लैंड होते हैं, जो भी ग्रांट दिया जाएगा उस इनाम लैंड का कुछ हिस्सा ऐसे रखा जाएगा जो कि कल्टिवेबल है, उसमें कल्टिवेशन किया जा सकता है, लेकिन उसमें कल्टिवेशन अभी तक हुआ नहीं है, वो वेस्ट लैंड की तरह अभी यूज हो रहा है। बाकी के एरिया में तो कल्टीवेशन हो रहा है और उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा एरिया है जिसमें कल्टीवेशन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन हो सकता है। तो ये प्रोविजंस होने की क्या वजह थी, वजह ये थी कि जो भी इनाम होल्डर्स होगा वो इस कल्टिवेबल वेस्ट लैंड में कल्टीवेशन अपने खुद के दम पर कर सकता है। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने 2 फीचर्स में डिवाइड किया हुआ था इनलैम लैंड को। ठीक है, तो ये था हमारा अब तक का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, किस तरह की, मतलब लैंड रेवेन्यू तो नहीं, लैंड को, टेरिटोरी को उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया था, टेरिटोरी के लिए क्या प्रोविजंस, क्या पॉलिसी थे, उसके बारे में हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की किस तरह की स्ट्रक्चर थी, उनके जो मिनिस्टर वगैरह थे, उनके जो नोबल्स वगैरह थे, उनको किस तरह से डिवाइड किया गया था, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो वाजिर सिस्टम एक था। वाजिर, देखिए, एक है वाजिर, एक है वाकिल। वाजिर वकील के बीच डिफरेंस क्या है? तो मुगल एम्पेरर में वाजिर जो होते थे
पहले हम वकील के बारे में बात करेंगे। वकील जो होते हैं वो एक तरह के ऑफिसर होते हैं जो आजकल के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जिस तरह से होते हैं वकील उस तरह से हैं। मतलब रूलर के पर्सनल असिस्टेंट। वो हर एक चीज़ में रूलर को। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? वाजिर। वाजिर और वकील में डिफरेंस यही है कि जो वकील होते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। जो हमारे रूलर होते हैं, रूलर के पर्सनल कंसल्टेशन में वो हेल्प करते हैं और सजेशन वगैरह देते हैं और हर एक चीज़ में वो एक मिनिस्ट्री होती है जो रूलर के आस-पास होते हैं, रूलर को हर एक मैटर में कंसल्टेशन देते हैं। तो ये होते हैं वकील। लेकिन जो वाजिर होते हैं वो पर्टिकुलरली होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ऑफिसर। वो उनके पास वो एक बहुत ही मतलब चीफ मिनिस्टर के बाद रूलर के बाद जो हाईएस्ट पावर होती है वो वाजिर के पास होते हैं। तो ये डिफरेंस आ गया आपको। तो जो वाजिर सिस्टम था, वाजिर सिस्टम अंडर होम वेरियस हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फंक्शन एंड एक्टेड एट द प्रिंसिपल लिंक बिटवीन द रूरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने कहा था ना वो एक रूलर के बाद सबसे ज़्यादा जो पावर होते थे वो वाजिर के पास होते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो हर एक डिपार्टमेंट की हेड होते थे, वेरियस डिपार्टमेंट की डिफरेंट डिफरेंट हेड तो होते थे लेकिन अल्टीमेटली वो सब वाजिर को समन करते थे और वाजिर फाइनली जाते थे रूलर को समन करते थे। ठीक है, ये होता था वाजिर की पावर। और ये एक कनेक्टिंग लिंक, प्रिंसिपल लिंक के हिसाब से काम करते थे बिटवीन डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रूलर। और जब मुगल साम्राज्य में अकबर की रूलिंग आई तो अभी क्या हुआ, ये वाजिर सिस्टम धीरे धीरे गिवन अप हो गया, इसका पावर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उन्होंने ये जो वाजिर सिस्टम की पावर धीरे धीरे कम करवा दी। तो सेपरेट डिपार्टमेंट आ गया वाजिर सिस्टम से। मिलिट्री और जुडिशरी ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, तो अकबर ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट काम की तरीका, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक बैलेंस ये सब देखते हुए उन्होंने तो अपना जो सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिवीजन ऑफ पावर्स में डिवाइड कर दिया। फिर वकील की बात अगर हम करें तो नॉट अबोलिश द पोस्ट, ये पोस्ट को उन्होंने अबोलिश नहीं किया था, एकदम ख़त्म नहीं किया था, लेकिन उनके पास जितने सारे पावर्स थे उस पावर्स को उन्होंने स्ट्रिप्ड अप कर दिया और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, पोस्ट वॉज गिवन टू इम्पोर्टेंट नोबल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक टाइम मैंने मतलब एक टाइम में किसी एक नोबल, दूसरे टाइम में और एक नोबल, जो भी नोबल अच्छी कैसे काम करता था तो उनको टाइम टू टाइम बदलते रहते थे। और उनके पास बहुत ही कम एडमिनिस्ट्रेशन पावर रहती थी और ये बहुत ही कम एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान देते थे। तो इस तरह से वकील की पोस्ट को भी उन्होंने मॉडिफाई किया। फिर जो पोस्ट ऑफ वाजिर थी उन्होंने क्या किया, उनको जो पोस्ट ऑफ वाजिर थे ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हेड थे, तो उनका ना दे डिड नॉट होल्ड ए हाई मनसाब। मतलब पहले क्या होता था, वाजिर जो होते थे वो बहुत ही सबसे हाई मनसब की कैटेगरी में आते थे, लेकिन उन्होंने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के में जो वाजिर बनाया उनका मनसब इतना हाई नहीं था, उनके ऊपर भी बड़े बड़े मनसब होते थे और ये प्रिंसिपल एडवाइजर नहीं होते थे रूलर के। अकबर वाजिर के बदले इस वार्ड को मॉडिफाई करके उन्होंने बनवा दिया दीवान और दीवान ई आला। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, सेवरल पर्सन्स वेर आस्क्ड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ दीवान जॉइंटली। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट नोबल्स को भी अपॉइंटमेंट दिया ताकि वाजिर को काम में हेल्प किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एक्सपेंडिचर, जितने सारे इनकम एक्सपेंडिचर होता है और कंट्रोल ओवर खालिसा जागीर इनाम लैंड्स, इसके ऊपर भी जितने सारे सब रेवेन्यू रिलेटेड जो भी काम होते हैं फाइनेंस रिलेटेड वो सब काम वाजिर देखते थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे उनके जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट हो गया मिलिट्री डिपार्टमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बन गई अभी और कंसिडर्ड हेड ऑफ द नोबिलिटी। जो मिलिट्री डिपार्टमेंट की हेड थी उनकी बोला जाता था मीर बख्शी। और ये हो गया, हमने पढ़ा था कि पिछले स्लाइड में जो वाजिर थे मुगल अकबर आने से पहले वाजिर को सबसे हेड ऑफ द नोबिलिटी माना जाता था, लेकिन अकबर आने के बाद मीर बख्शी जो थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड, उनको बोला गया हेड ऑफ द नोबिलिटी। ओनली लीडिंग ग्रैंडीज वर अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। जो भी लीडिंग मैन होते थे, लीडिंग नोबल होते थे, उनको इस पोस्ट में दिया जाता था। दे रिकमेंडेड द एम्पेरर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मनसाब फॉर प्रमोशंस। उनको
इनके पास ये कैपेसिटी होती थी कि वो एम्परर को रिकमेंड कर सकते थे कौन सी मनसाब, कौन सी प्रमोशन किसको मिलेगी और कौन सी मनसाब कौन सी डिपार्टमेंट की कैटेगरी में रहेंगे, ये सब रिकमेंडेशन वो एम्परर को देते थे। ओनली रिकमेंडेड वाज एक्सेप्टेड बाय द, अगर जब इनका रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड हो जाता था फिर क्या होता था, ये सारी चीज़ें जाता था दीवान के पास जिनको वाजिर बोला जाता था कंफर्मेशन के लिए। और क्योंकि दीवान जो है वो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, फाइनेंस रिलेटेड डिपार्टमेंट में थे, तो ये कंफर्मेशन होने के बाद वाजिर के द्वारा जागीर को अपॉइंटमेंट किया जाता था। जागीर वो लैंड होती थी जिनको नोबिलिटी और जो नोबिलिटी में जो लोग होते थे और रॉयल रूलर के जितने सारे रॉयल रिलेटिव्स होते थे, प्रिंसेस होते थे, उनको तो मिलता था ना, तो इसी वजह से जागीर उनको अपन जागीर ग्रांट किया जाता था। देर ऑल्सो हेड ऑफ द इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एजेंसी ऑफ द एम्पायर, इस चीज़ के भी, इस डिपार्टमेंट का भी वो हेड होते थे मीर बख्शी। और इंटेलिजेंस ऑफिसर को बोला जाता था बारिस और न्यूज़ रिपोर्टर्स को बोला जाता था वाकिया नाबीस। ये सारे जो, ये दोनों जो होते थे नोबेल्स, ये एम्पायर की ऑल पार्ट्स में पोस्टेड होते थे ताकि टाइम टू टाइम रूलर के पास अपने एम्पायर, अपने टेरिटरी रिलेटेड न्यूज अपग्रेड होके आए, मतलब न्यूज़ टाइम टू टाइम मिल सके। इसी वजह से ये दोनों ऑफिसर को वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया था। फिर मुगल की एक डिपार्टमेंट आई, वो है हाउस होल्ड, इम्पेरियल हाउस होल्ड, जो एम्पेरर की साम्राज्य की, सॉरी, जो राजा होते हैं, राजा की जो इतने सारे हाउस होल्ड होते हैं, अपने खुद के उनके किचन वगैरह, उनके जितने सारे लोग, सर्वेंट्स, ये सब मिलाकर हाउस होल्ड हो गए। फिर जुडिशियल डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। हाउस होल्ड, जो इम्पेरियल हाउस होल्ड होते हैं, उनके हेड जो होते थे उनका नाम होता था मीर समान। वो जो पोस्ट होती थी उस पोस्ट का नाम है मीर समान। ये लुकिंग आफ्टर करते थे सप्लाई ऑफ ऑल प्रोविजंस एंड आर्टिकल्स, जो भी उनके राजा के घर में, राजा की दरबार में या फिर राजा के अपने जो इम्पेरियल हाउस में जितने सारे चीज़ों की, सामान की सप्लाई होती थी, जो भी प्रोविजंस होते थे, हर एक चीज़ को, और पर्टिकुलरली उनके जो फीमेल अपार्टमेंट्स होते हैं, जितने सारे महिलाएं होते थे, उनके रूम के जितने सारे सप्लाईज वगैरह होते थे, ये सब चीज़ें देखभाल करते थे। और कोर्ट में और उनके जो रॉयल बॉडीगार्ड होते हैं उनके कंट्रोल भी यही डिपार्टमेंट करते थे। जितने सारे मेंटेनेंस वगैरह होती थी ये सब हाउस होल्ड डिपार्टमेंट मीर समान करते थे। मैनी ऑफ द आर्टिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन रॉयल वर्कशॉप, जो भी आर्टिकल्स वगैरह होते थे, जो भी मटेरियल यूज होती थी, वो सब ना क्या होता था, उनका एक कारखाना होता था, फैक्ट्री होती थी, रॉयल फैक्ट्री, जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होती थी। बाहर से बहुत कम इम्पोर्टेड होता था। ओनली नोबेल्स हु एंजॉयड कंप्लीट कॉन्फिडेंस, जो नोबेल एम्पेरर की बहुत कॉन्फिडेंशियल, एम्पेरर की बहुत आसपास के लोग होते थे, जो एम्पेरर की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखते थे, ओनली वही लोग इसमें अपॉइंटमेंट पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जुडिशियल डिपार्टमेंट। जुडिशियल डिपार्टमेंट की हेड जो होते थे उनको बोला जाता था काजी। ये पोस्ट को समटाइम्स कंबाइंड किया जाता था विथ चीफ सरदार, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे ऑल चैरिटेबल रिलीजियस एंडोमेंट के साथ। मतलब जो जुडिशियल डिपार्टमेंट में होते थे, कभी कभी उनको कंबाइंड किया जाता था चीफ सरदार के साथ, जो कि रिलीजियस मैटर में, रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट में काम करते थे, रिस्पॉन्सिबल होते थे। फिर ये धीरे धीरे क्या किया गया, इस जो पोस्ट था जुडिशियल डिपार्टमेंट, इसको धीरे धीरे कंसिडरेबल पावर एंड पैट्रोनेज मिलने लगी। ठीक है, तो अब तक हमने कंप्लीट कर दिया कि अकबर की डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से ऑफिसर वगैरह रहते थे, कौन कौन नोबिलिटी किस डिपार्टमेंट में हेड होते थे और किस तरह की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो अब हम देखेंगे अकबर की डेली शेड्यूल किस तरह की थी। डेली शेड्यूल में अगर हम बात करें, उनकी मॉर्निंग रूटीन इस तरह से, उनकी जो काम वगैरह था वो ऑलरेडी डिवाइडेड था, शेड्यूल्ड था। उनकी मॉर्निंग ना सुबह क्या होती थी, वो लोगों को अपने अपीयरेंस देने के लिए वो बहुत ये सारी चीज़ों को बिलीव रखते थे। हमेशा सुबह उठकर लोगों को अपने अपीयरेंस देते थे, और देने के लिए अपने मिनिस्टर को भी अपीयरेंस देने के लिए उन्होंने अपने दिन को केयरफुली डिवाइडेड किया था। उनकी डे स्टार्ट होती थी विद अपीयरेंस, उनके जो झरका, वो जो विंडो वगैरह होती थी पैलेस में, वहाँ पे वो अपनी अपीयरेंस देते थे लोगों को।
और वहाँ पे बहुत सारे लोग असेंबल्ड होते थे उनकी एक छोटी झलकार देखने के लिए रूलर की। और कई बार लोगों ये भी असेंबल होते थे कि उनके जितने सारे पिटिशन वगैरह है, कुछ कंप्लेन वगैरह है या फिर कुछ परेशानियाँ हो रही है उनको, बहुत सारी चीज़ें भी सामने रखने के लिए वो गैदर होते थे। तो ये क्या होती थी, अकबर हमेशा लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, उनके जो प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देते थे। तो इसी वजह से जो भी पिटिशन लेके आते थे वो इमीडिएटली वहाँ पे सॉल्यूशन अगर हो सकता है तो कर देते थे, या फिर उनको अगर दरबार तक ले, उनकी जो कोर्ट होता है वहाँ तक अगर लेकर जा सकते हैं तो वहाँ पे भी लेके जा सकता है, लेके जाते हैं। ओपन दरबार में डिस्कशन होता था और इसको सॉल्यूशन किया जाता था। उनकी जो दरबार होती थी उनको उसको बोला जाता था दीवान ई आम, ठीक है। और फिर ये सब चीज़ें होने के बाद वो अब जो मील टाइम में थोड़ा रिटायर लेते थे, मतलब रेस्ट लेने के लिए वो थोड़ा हल्का फुल्का रिटायरमेंट लेते थे उस वक्त के लिए। और उसके बाद अगर कोई मिनिस्टर के साथ उनकी कुछ डिस्कशन होने वाली होती थी तो वो उनके लिए कुछ सेपरेट टाइम अलॉट करते थे। और कुछ कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन अगर उनको करनी है तो वो मिनिस्टर को अपने प्राइवेट चैम्बर में बुलवाते थे, जो कि अकबर की बाथिंग प्लेस के आसपास होती थी, जिसको घुसल खाना भी बोला जाता था, ठीक है। तो हम देखेंगे उनकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होती थी। प्रोविंशियल मतलब उनके इतना बड़ा एम्पायर है, तो इतना बड़ा एम्पायर को वो कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। तो हर एक प्रोविंसेस में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चली आ रही थी उसके बारे में देखेंगे। 1580 से अकबर ने क्या किया, अपने एम्पायर को 12 सूबा से डिवाइड किया था। 12 सूबा मतलब देखिए ये 12 हो गया, बंगाल, आगरा, काबुल, सॉरी इस लाइन पे हम देखेंगे बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, फिर आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात। ये 12 सूबास उनके होते थे। तो डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए वो उन्होंने और डिफरेंट तरह की, मतलब सेम एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने 12 सूबास में अपने प्रोविंसेस को डिवाइड किया हुआ। तो प्रोविंशियल ऑफिसर्स भी हर एक प्रोविंसेस में उन्होंने डिफरेंट तरह की, मतलब डिफरेंट तरह की ऑफिसर को भी अपॉइंटमेंट मिला हुआ था। जैसे कि हर एक प्रोविंसेस में एक गवर्नर होते थे जिनको सूबेदार बोला जाता था, एक दीवान होते थे, एक बख्शी होते थे, एक सदर, एक क्वाजी और एक वाकिया नाभिस होते थे। जो गवर्नर होते थे ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे ऑफ द प्रोविंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। फिर दीवान जो होते थे ये चार्ज होते थे प्रोविंसेस की फाइनेंशियल मैटर, रेवेन्यू कलेक्शन देखने के लिए। बॉक्सी जो होते थे ये मिलिट्री ऑफिसर्स ऑन प्रोविंशियल आर्मी को देखने के लिए होते थे। और जो सदर होते थे वो रिलीजियस चैरिटेबल अफेयर को देखने के लिए होते थे। और जो काजी होते थे वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर होते थे। तो इसी तरह से उनकी प्रोविंसेस की डिवीजन होती थी और प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन इसी ऑफिसर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था। मतलब उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी इसी से ऑफिसर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन हो रहा था। तो ये हो गया उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के वगैरह किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही आ रही थी अकबर की। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजपूत के साथ उनके किस तरह की रिलेशन थी और वो अपने एम्पायर को किस तरह से एक्सटेंशन किए थे उसके बाद। तो तब तक के लिए अलविदा दीजिए, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।